नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, मैंने कल आपसे अफगानिस्तान पर बातचीत की थी और आज भी मैं वही करने वाला हूं, क्योंकि अफगानिस्तान में कई प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं। अब इस समय तो काबुल पर किस समूह का आधिपत्य होगा वही समस्या है। अमेरिका ने फिर से अलर्ट जारी कर दिया है कि उसके नागरिक काबुल हवाई अड्डे की ओर नहीं जाए, क्योंकि 36 घंटे के अंदर कभी भी हमला हो सकता है। कल भी अमेरिका ने चेतावनी जारी की थी कि काबुल हवाई अड्डे के गेट पर जो भी हैं वो वापस आ जाए। उसने गेटों का नाम लिया था कि इन गेटों पर हमला हो सकता है। पहले भी उसने अलर्ट जारी किया और हमला हो गया, किसी ने रोका नहीं। तो पता नहीं इस बार क्या होना है। लेकिन एक बड़े खतरे की ओर जिस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वो ये है कि पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में जो बदलाव हुआ था, सरकार बनी थी, अमेरिका ने कोशिश करके जो कुछ वहां बदलाव लाया था, भारत वहां जिस ढंग से सकारात्मक काम कर रहा था वो अपनी बदौलत तो था नहीं, उसमें अनेक अफगानियों की भूमिका थी। वहां एम्प्लॉय थे, वो ड्राइवर के रूप में थे, वो सेक्रेटरी के रूप में थे, वो नर्स के, वो डॉक्टर के रूप में थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के लोग थे। भारत से, अमेरिका से ट्रेनिंग पाकर गए हुए इंजीनियर थे, सिक्योरिटी गार्ड थे। ऐसे सब लोगों का जो बायोमेट्रिक डाटा था, वो बायोमेट्रिक डाटा जो सूचना आ रही है तालिबान के हाथ पड़ चुका है। अमेरिका ने 2009 में ही ये खबर आई थी कि 3 लाख अफगानियों को उसने स्कैन किया, उनका पूरा बायोमेट्रिक डाटा लिया था, अंगूठे के सारे उंगलियों के निशान, आंख की पुतलियों के। उस समय तो अफगान सैनिक थे और जो अफगानी कैदी थे, क्योंकि उन सब पर यह था कि भाई इनके डाटा करने से जो ये अगर बाहर जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन बाहर जाके आतंकवादी गतिविधि कर रहा है, कहां बम बना रहा है। इन सबको किया था। उसके बाद धीरे धीरे जब उनके एम्प्लॉय थे उनके लिए गए। अब जाहिर है कि ये सब लोग जब अंदर आते थे तो बायोमेट्रिक डाटा देकर के, बायोमेट्रिक के आधार पर ही इनकी हाजिरी लगती थी। पत्रकार थे जिनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया था, वो जब सरकारी दफ्तरों में जाते थे, वहां के संसद भवन में जाते थे, भारतीय उन स्थलों पर जहां भारत निर्माण का काम कर रहा था वहां जाते थे, या फिर अमेरिकी केंद्रों पर, नाटो केंद्रों पर जाते थे, उन सब के बायोमेट्रिक डाटा है। अब ये 7,000 जो सूचना है, 7,000 ऐसे स्कैनर अमेरिका ने जगह जगह लगाया था। वो भारतीय केंद्रों पर भी वो थे, कॉन्सुलेट में थे, दूतावास में थे, हर जगह थे। अमेरिका वहां से वापस आने लगा, उसने कितने वहां स्कैनर छोड़े हैं इसका अंदाजा नहीं है। हो सकता है एक भी स्कैनर नहीं छूटा हो। तो अब उनके हाथ में पड़ा हुआ है। अब ये जिम्मेवारी, आप जानते हैं कि काबुल की जिम्मेवारी हक्कानी नेटवर्क को दे दिया गया है। हक्कानी नेटवर्क का ही एक अंग है अल ईसा। अल ईसा के बारे में भी जानना जरूरी है, लेकिन पहले अल ईसा का जो ब्रिगेड कमांडर है नवाजुद्दीन हक्कानी, उसका एक बयान आपको बताता हूं। वो कह रहा है कि चाहे वो अमेरिकी हो, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, वो जो पहले पूर्व अफगान सरकार की व्यवस्था थी, या फिर भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के कठपुतलियों को नहीं छोड़ा जाएगा। उसका स्पष्ट बयान मीडिया में है। उन्हें हमेशा अल ईसा के रडार पर रखा जाएगा। जाहिर है वो शिकार करेंगे। जो अमेरिका के सहयोगी, नाटो के सहयोगी, भारत के सहयोगी थे, अब उनको तो भारत के सहयोगियों को आप रॉ का एजेंट बताते हैं। बहुत सारे तो वहाँ एम्प्लॉय थे। अगर वहाँ स्कूल बन रहा है, वहाँ चिकित्सालय बन रहे हैं, वहाँ बांध बन रहे हैं, वहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ के संसद भवन भारत बना रहा है, वहाँ संचार के स्थल बना रहा है, जाहिर है कि वो उसमें केवल जो वो क्या सारे रॉ के थे, लेकिन उनकी नजर इसी पर है। ये जो पहले अल ईसा ब्रिगेड है, ये खलील हक्कानी जो ब्रिगेड है उसी का एक पार्ट है।
खलील हक्कानी वो आतंकवादी है जिस पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रखा था। वही खलील हक्कानी जब अमेरिकी सैनिक वापस आने लगे, वही खलील हक्कानी काबुल की सड़कों पर खड़ा होकर नाराए तकबीर लगवाता रहा, भाषणें देता रहा। अमेरिकी सैनिक बेचारे कायर की तरह मूक दर्शक बने देखते और अपने वर्तमान महान कायर श्रेष्ठ राष्ट्रपति जो बिडेन को गालियां देते रहे। लेकिन अब आज तो अमेरिका में भी उनके विरुद्ध आवाज उठ रही है। एक अमेरिकी सैनिक का आज वीडियो वायरल है जो कह रहा है कि सब कुछ गड़बड़ कर दिया गया, जो कुछ हमने पाया वो खत्म कर दिया गया, और राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ बोल रहा है। ये वहां का वातावरण। लेकिन अब मुख्य चिंता दुनिया को यह होनी चाहिए कि आखिर कम से भारत को, अमेरिका को, नाटो के सहयोगियों को, कि आखिर वो सब लोग जो हमारे कारण हमारे साथ काम करते थे, हमारे एम्प्लॉय भी थे, जिन्होंने अफगानिस्तान के हित के लिए काम किया है, क्या उनको तालिबान के हवाले छोड़ दिया जाएगा? लगता तो यही है। आपको पता है कि अब वो सबको स्कैन, हालांकि ये भी समझने की जरूरत है कि तालिबान के बस की बात नहीं है ये करना। अभी वहां के एक सैनिक का बयान है, पूर्व सैनिक का, वो भी मीडिया में आया है कि तालिबान बायोमेट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। पाकिस्तानी अधिकारी और हक्कानी नेटवर्क के कुछ जिन लोगों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली हुई है वो उसमें उनका सहयोग कर रहे हैं, और जितना संभव है जगह जगह वो स्कैन कर रहे हैं। जो अलीसा ब्रिगेड है उसके हाथ में ये काम आया है। उसके सदस्यों की संख्या कम है, भले ब्रिगेड उसके 1000 के ही हैं, लेकिन 34 प्रांतों में फैला हुआ है। वो अपने तरीके से एम्प्लॉय रख के काम कर रहा है। अब इसमें नवाजुद्दीन हक्कानी का एक बयान भी आया है। जब पूछा गया कि पाकिस्तान की इसमें क्या भूमिका है, उसने कहा कि अगर हम भारतीय खुफिया एजेंसी के किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे या उनकी खोजेंगे तो पाकिस्तान पीछे पड़ जाएगा। तो जाहिर है पाकिस्तान को एक मुंह मांगा जो है, मुंह मांगा वो चीज जो उसकी कल्पना में नहीं थी, वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की मूर्खता, कायरता, बिडेन प्रशासन की नासमझी और दूरदर्शिता के कारण हाथ लग गया है। खलील हक्कानी भी कोई छोटा मोटा ब्रिगेड नहीं, 2000 लड़ाकों का यह ब्रिगेड है। और वो खलील हक्कानी आपको पता ही होगा जलालुद्दीन हक्कानी का भाई है, जो ओसामा बिन लादेन को सलाह भी देता था, सलाहकार माना जाता था, और साथ ही साथ जो तालिबान की सरकार थी 1996 से 2001 तक उसमें कैबिनेट मंत्री था। अब जब नवाजुद्दीन हक्कानी जो ईसा ब्रिगेड का प्रमुख है, उसको जब खलील हक्कानी द्वारा काबुल में काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन का प्रभारी बना दिया गया था, उसी समय से वो अपना काम कर रहा है। तो अब आखिर क्या कर सकते हैं वो सारे लोग जो बिल्कुल निर्दोष थे, जो देश के लिए काम कर रहे थे, जो समझ रहे थे कि भारत हमारा हितैषी, हमको इनके साथ काम करना है, जो भारतीय केंद्रों पर काम कर रहे थे, जो अमेरिका को मान रहे थे कि चलो अमेरिका के जाने से देश में तालिबानों का शासन गया, उससे हमको मुक्ति मिली, इसलिए काम कर रहे थे, या फिर उनके जीविकोपार्जन का साधन था, जो नाटो में थे, जिनको हमने यहां से ट्रेनिंग दे करके अलग अलग पेशों में भेजा था, जो अमेरिका दूसरे देशों से ट्रेनिंग लेकर के आए थे, उन सब का जान जोखिम में पड़ गया है। अब पता नहीं किसका क्या होगा, क्योंकि दुनिया तो हाथ उठा चुकी है कि हमको वहां से कोई लेना देना नहीं है, किसी के बस में कुछ नहीं है। तो हम लोग इस समय ईश्वर से ही दुआ कर सकते हैं कि हे प्रभु, उन सबको, तालिबान आतंकवादियों से उन सब की रक्षा करिए। लेकिन कब तक रक्षा होगी ये कल्पना हम और आप कर सकते हैं। धन्यवाद।